हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की थर्ड वीडियो स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं सम ऑफ एन एपी मतलब एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ गो वॉच इट। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एक अलग वीडियो आएगी जिसमें कि एक अलग तरह का क्वेश्चन आएगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, जो कि हमें ए पी गिवन है, सो दैट देयर सम इज़ 78। अभी जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे उसमें सिर्फ हमें नॉर्मल एक ए पी गिवन होती थी, उसमें हमें उसकी अलग अलग टर्म्स निकालनी होती थी, जैसे कि हमें A3 निकालना है, A4 निकालना है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला है उनका सम हो 78। सम हम कभी नहीं निकालते थे। यही टॉपिक हमारी इस एक्सरसाइज में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ एन एपी। सपोज आपको निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश + 10। तो यहाँ पे नॉर्मली एपी में क्या करते थे हम 1, 2, 3, 4 डैश 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 10। ये हमारी एपी है जिसे कि हम नॉर्मली निकालते थे। लेकिन ये जो ऊपर वाली है इसमें हमें सम निकालना है इन्हीं नंबर्स का, तो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा। तो अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं? इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है SN। जब भी हम किसी भी टर्म्स का, कितनी भी टर्म्स का हम सम निकालते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से। S मतलब सम, N मतलब जितनी भी टर्म्स हैं। अब इसके लिए हमारे पास मेन फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d। ठीक, अब यहाँ पे n होगी नंबर ऑफ टर्म्स, a होगी फर्स्ट टर्म्स, ये n फिर से वही नंबर ऑफ टर्म्स, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब ये है हमारा सिंपल फार्मूला जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है जिसे हम कह सकते हैं SN = n/2 a + an। मतलब n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, an मतलब लास्ट टर्म। ठीक, अब आप सोचोगे कि ये शॉर्टकट फार्मूला कैसे बना, है ना? ये शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2a है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कि हम 2a को लिख सकते हैं a + a n-1 × d, और बाहर तो n/2 है ही, है ना? तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला आपको याद है किसका है? ये पूरा फॉर्मूला था an का। तो an a + an n/2 ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है। अब ये ना डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। सपोज़ हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है लेकिन हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ना कि ये वाला, क्योंकि इसमें हमें कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता। अब ये वाला फार्मूला आपके बहुत सारी क्रिटिकल जगह पे काम आ सकता है, जहाँ पे आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, आप दोनों फार्मूला अप्लाई करके देख सकते हो, आपके ईजिली आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हम कितनी टर्म्स लें इस पर्टिकुलर एपी की कि अगर उन सबको हम प्लस करें तो हमारे पास 78 आए। ठीक, हमें निकालनी है नंबर ऑफ़ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, तो ये वाला फार्मूला लगाने में इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है ना? तो हम नॉर्मल फार्मूले के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे SN, सम हमें कितना गिवन है, हमें सम निकालना है 78 = सबसे पहले से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं। चलो, हमें सम कितना गिवन है 78। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 24। अब एक बार बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, मतलब 21 - 24 हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें गिवन है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता। ठीक, तो सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। SN = मतलब 78 = नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालनी है 2a 2 × 24 + n-1 × -3। ये हमने बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, मतलब 78 × 2 = n
224 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 48 आएगा, प्लस -3 को n से मतलब -3n माइनस माइनस प्लस का 3। हमने -3 को n-1 से मल्टीप्लाई करा है। -3 को n से करेंगे तो -3n, -3 को -1 से करेंगे तो +3। ठीक, अब यहाँ पे ब्रैकेट है 156 इज इक्वल्स टू, अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो पहले इसे देख लो, दोनों को प्लस करके 51 -3n। ठीक, ये सिंपल सा बन चुका है। अब एक काम करते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास 51n माइनस 3n स्क्वायर, क्योंकि n एक ऑलरेडी है और एक और n से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 156। अब एक बात बताओ, हमें क्या फर्स्ट टर्म, अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें n स्क्वायर से स्टार्ट होता है, जो भी है हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं। क्या हम चाहेंगे कि -3n स्क्वायर रहे? क्या हम चाहेंगे कि n स्क्वायर माइनस में रहे? नहीं ना, तो उसे प्लस की साइड भेजते हैं। मतलब 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं ये कि इक्वेशन बनी है। क्या मैं इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। चलो, n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। हमने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 3 किस चीज़ में है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब वो इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड। ठीक है, तो 0/3 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देख सकते हैं हमारे पास एक प्यारी सी इक्वेशन बन चुकी है। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने ऑलरेडी मेथड सीख रखे हैं। आप सॉल्व किन किन मेथड से कर सकते हैं? इसे हम सिंपली फैक्टराइज करेंगे। ठीक, तो हम 52 के ऐसे कौन से फैक्टर्स निकाल लें कि हमारे पास 17 आ जाए, उन्हें प्लस या माइनस करके। तो अगर आपको इस पोर्शन में कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो n स्क्वायर के आगे क्या है? 1 है, 1 इंटू 52 52 ही होगा। चलो, तो 52 के हमें लेने हैं फैक्टर्स 2 6 2 3। ऑब्वियसली यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 इधर और 13 एक साथ। तो 4 प्लस 13 कितना होता है? 17। मतलब हम फैक्टर्स लेंगे -4 और -13। -4 और -13 कितना होगा? -17। यही हमें चाहिए। -17 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं -4n -13n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, है ना। चलो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n। तो हमारे पास अंदर बचेगा n-4। n स्क्वायर में से एक n बाहर चला गया और 4n में से एक n बाहर चला गया। ठीक, अब क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है -13। अब आप सोचोगे कि -13 लेना ज़रूरी था, +13 भी तो ले सकते हैं, है ना। जब हम इसमें से -13 कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे n-4 बचेगा। फैक्टराइजेशन मेथड में ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो टर्म्स बन रही हैं वो सेम हो। अगर यहाँ n-4 है तो वहाँ भी n-4 ही होना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये क्वेश्चन चेक करने का भी तरीका है। अब यहाँ से n-4 हमारे दोनों में सेम है, तो क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? n-4 बाहर आ गया। अब इस पूरी चीज़ में से n-4 तो बाहर आ चुका है, हमारे पास अंदर क्या बचा? n बच गया अकेला। चलो कोई नहीं, यहाँ से भी n-4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे -13 भी तो है, वो भी लिख दो। n-4 n-13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो पेयर बन चुके हैं, इससे निकालेंगे हम n की वैल्यू। n-4 इज इक्वल्स टू 0 और n-13 इज इक्वल्स टू 0। क्या इससे हमारी n की वैल्यू 4 आ गई और इससे हमारी n की वैल्यू 13 आ गई? हाँ, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि n की तो 2 वैल्यू आई हैं, इनमें से कौन सी सही है? क्या n की वैल्यू 4 है या n की वैल्यू 13 है? तो यहाँ पे क्योंकि इनमें से कोई एक वैल्यू ना तो डेसिमल में आई है, ना ही वो फ्रैक्शन में आई है और ना ही कोई माइनस में आई है, डेसिमल, फ्रैक्शन या फिर माइनस, इनमें से किसी में भी कोई सी भी टर्म नहीं है, इसीलिए ये दोनों आंसर सही हैं। अगर हम किसी भी 4 टर्म के, मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म को इस AP में प्लस करेंगे तब भी हमारे पास 78 ही आएगा, और अगर
हम उसकी 13 टर्म्स, फर्स्ट 13 टर्म्स को प्लस करेंगे तब भी हमारे पास 78 ही आएगा, क्योंकि ये ए पी माइनस में चल रही है। मतलब ये 24 फिर -3 तो आ जाएगा हमारे पास 21, फिर -3 18। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि इसमें माइनस के डिजिट्स आनी शुरू हो जाएंगे, तो जब हम सबको मिला के हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 भी हो सकती हैं और 4 भी। दोनों आंसर सही हैं, आपको दोनों लिखने हैं फुल मार्क्स गेन करने के लिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। हमारी ए पी की फर्स्ट टर्म 5 है और उसकी लास्ट टर्म है 45। अगर हम पूरे ए पी को प्लस करते हैं तो हमारे पास 400 आ रहा है, और हमें बोला हुआ है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं है? बहुत ही ज़्यादा। अब आप सोचो क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए या फिर ये वाला। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम ऑफ ए पी गिवन है। सारी कंडीशंस इस फॉर्मूले में फिट बैठ रही हैं। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकल सकता है। हमारे पास ए गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45 और सम गिवन है 400। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2a प्लस ए एन। ठीक है, हमारे पास गिवन है Sn है 400, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही नहीं है, और फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। चलो देखो 5 + 45 50। 2 से हम 50 को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास आएगा 25। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई में n मल्टीप्लाई बाय 25, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड, यहाँ से n आएगा हमारे पास 16। ठीक, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, हमें गिवन है कि लास्ट टर्म तो 45 है, फर्स्ट टर्म 5 है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं। क्या हम इसे कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 16, तो लास्ट टर्म क्या हुई? A16। क्या हम इसे लिख सकते हैं a + 15d? लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? 45, फर्स्ट टर्म क्या है? 5 + 15d। डिफरेंस हमें नहीं पता। ठीक है, 40 - 5 = 15d। हमारे पास आ गया 40 = 15d। क्या हमें 15d की वैल्यू चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। तो हमें डिफरेंस को अकेला करना पड़ेगा। 40/15, यहाँ से जाएगा 3 और 8, हमारे पास डिफरेंस आ गया 8/3। और आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो हमारी नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शन, डेसिमल में या माइनस में नहीं हो सकती। ठीक, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। हमें एक ए पी गिवन है, उसकी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, इन विच डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7 एंड द 22nd टर्म इज़ 149। ठीक है, तो हमें सम निकालना है, निकल सकता है। हमारे पास दो फार्मूलाज है। हमें बोला 22 टर्म्स का फॉर्मूला, 22 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 22। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें बोला हुआ है कि डिफरेंस 7 है। बहुत बढ़िया, हमें ऑलरेडी गिवन है। और 22nd टर्म कितनी है? 149। हमें 22 टर्म्स का निकालना है और 22nd टर्म ही हमें गिवन है, मतलब वो हुई लास्ट टर्म। ठीक है, हमें लास्ट टर्म गिवन है, हमें डिफरेंस पता है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें कोई भी ए पी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? डिफरेंस और ए। क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती हैं और फर्स्ट टर्म चाहिए होती है। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, डिफरेंस है, हमें क्या निकालना है? ए। ठीक है, कितनी टर्म्स है टोटल?
A22, क्या हम इसे लिख सकते हैं A + 21D, है ना। डिफरेंस कितना है 7, A22, AN मतलब A22 कितनी है 149, A + 21, D है हमारे पास 7, 149 = A + 147। उस साइड प्लस में है, इस साइड आके माइनस, 149 - 147 = A। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। कितना इजी था ना ये। ठीक है, हमारे पास A गिवन है, हमारे पास डिफरेंस गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। अब बताइए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे। दोनों फॉर्मूले के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो छोटे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। Sn = n/2 A + AN, क्योंकि इससे जल्दी आंसर निकलेगा। Sn हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 हैं और फर्स्ट टर्म हमारे पास 2i है, लास्ट टर्म है हमारे पास 149। देखो फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 149, नंबर ऑफ टर्म्स 22, सारी वैल्यूज पुट। अब यहाँ पे आ गया 11, 2 11 = 22, यहाँ पे आया 11, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 151 आ गया। क्या आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी है ना। Sn = 1661. So this is our answer. Now let's move forward to the fourth question. Question है, if the sum of first n terms of an AP is 4n - n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Find third, 10th and nth terms. इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो देखते हैं कैसे करना है। हमें Sn गिवन है, Sn हमें गिवन है 4n - n स्क्वायर। अब n की जगह हम जो भी वैल्यू रखेंगे इस साइड वो ही उस साइड रखेंगे। अगर यहाँ हमने n की जगह 1 रखा है तो यहाँ भी 4n और n स्क्वायर में हम n की जगह 1 ही रखेंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा S1 और A1 हमारी सेम होती है, तो हमारी इनकी वैल्यू आ गई 3। इसके बाद हम निकालेंगे S2, मतलब n की जगह सिंपली 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी n की जगह सिंपली 2 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S2 की 4। S2 में से S1 माइनस करेंगे तो हमारे पास A2 आएगा, मतलब AP की सेकेंड टर्म आएगी। हम 4 में से 3 माइनस करके फर्स्ट टर्म ले आएंगे। इसके बाद हमारी AP आप देख सकते हैं इससे बन सकती है। A1 हमें पता है 3 है, A2 हमें पता है 1 है। फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 3 और डिफरेंस कितना हुआ A2 - A1, 1 - 3 हो गया -2। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ गया, A आ गया। क्या हम इससे nth टर्म निकाल सकते हैं? हाँ मुझे पता है हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता, बट नंबर ऑफ़ टर्म्स की वैल्यू n ही रहने दें तो क्या हम एक इक्वेशन ला सकते हैं? वो हम ले आए, an = 5 - 2n। इसके बाद इसमें A3 को क्या बोल सकते हैं A + 2d। यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, A3 हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह से हम A10 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, A10 = A + 9d और A10 की वैल्यू आ जाएगी -15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस विद मी। सो क्वेश्चन में गिवन है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the values of each of the prize. तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि एक स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है जिसके विजेता मतलब विनर्स को ₹700 ओवरऑल उनके पास ₹700 हैं, जो कि वो सभी स्टूडेंट्स में जो भी विनर्स हैं उनमें डिवाइड करने वाले हैं। अब वो डिवाइड किस तरह से करेंगे? इफ़ ईच प्राइस इज़ ₹20 लेस देन द प्रेसीडिंग प्राइस। मतलब सपोज़ आपने एक स्टूडेंट को 100 रुपये दिए, ठीक है, फर्स्ट प्राइस को आपने 100 रुपये दिए, तो आप सेकंड को दोगे 100 - 20 मतलब 80, ठीक है, और थर्ड को क्या दोगे 80 में से 20 माइनस करके कितना होगा 60। इस तरह से होगा। तो ऑब्वियसली ये एक AP बना रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस हमारे पास सेम है। कितना माइनस हो रहा है हर बार? 20 माइनस हो रहा है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इन योर एग्ज़ाम
सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्राइस होगा, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। हमने सिर्फ एग्जांपल लिया था कि सपोज़ वो 100 है, हमें रियल प्राइस तो पता नहीं है। पहला प्राइस कितना हो गया p, तो सेकंड कितनी होगी, मैं यहाँ पे कॉमर्स डाल रही हूँ, ठीक है, ये सेम एज़ के लिए है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेकंड प्राइस के लिए कितनी होगी, सेकंड प्राइस के लिए कितनी होगी, अगर फर्स्ट प्राइस p है तो सेकंड प्राइस में से उसमें से 20 माइनस हो जाएगा, मतलब p माइनस 20। फिर थर्ड प्राइस में क्या होगा, p माइनस 20 माइनस 20 मतलब p माइनस 40। ये हमारे पास p माइनस 20 है, इसमें से भी 20 माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो p माइनस 40 हो जाएगा हमारे पास थर्ड प्राइस, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको लिखने के लिए दिखाया है, ये मैं नोट नहीं करूँगी, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप सिर्फ 2 नोट कर दोगे सफिशेंट होगा, 3 नोट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं 2 नोट कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सेम चीज़ें लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस बी p माइनस 40, इस तरह से आप दिखा सकते हो। क्या आप इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, ऑब्वियसली। यह आपके पास है a1, यह आपके पास है a2, तो हमारे पास डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू p माइनस 20 माइनस a1 कितना है p में से p चला गया, हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया माइनस 20, ठीक। माइनस 20 हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ प्राइस। हमें सारे प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें निकालने हैं सारे, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 तक हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें चाहिए एक AP के लिए यहाँ पे हमें SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले उसके लिए चाहिए होगी हमें P की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, P की वैल्यू, तभी तो हम फॉर्मूला निकाल पाएंगे। P, फिर P माइनस 20, फिर P माइनस 40, फिर P माइनस 60, P माइनस 80, इसी तरह से तो निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आप देख सकते हैं A1 कितना है, P इज इक्वल्स टू A1। हम इसे वैल्यू में पुट कर सकते हैं, आई मीन फॉर्मूले में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने छोटा वाला फार्मूला क्यों नहीं लिया, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लेंगे। हमें कॉमन डिफरेंस पता है ना, SN हमारे पास है 700, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 7 बच्चों में वो डिवाइड होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 है, 7/2 2a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास p है तो p रख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अगेन 7 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास माइनस 20 है। चलो यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, तो 1400 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2p, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू या मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास आएगा माइनस 120, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 7 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 7 2p से और 120 से मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, मतलब 1400/7 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, इज इक्वल्स टू, सेम कॉपी करेंगे, 2p माइनस 120, ठीक। 7 2 14 हमारे पास आ गया 200। अब इधर 120 माइनस में, दूसरी साइड जाके प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2p, हमारे पास आ गया 320 इज इक्वल्स टू 2p। चलो हमारे पास 2p की वैल्यू आ गई है। हमें 2p की वैल्यू चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें p की वैल्यू चाहिए। 2 से हम 320 को कट कर सकते हैं, हमारे पास आएगी p की वैल्यू 160। अब हमने p की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे सभी प्राइजेस, सभी बच्चों को कितने कितने प्राइज़ मिलेंगे। पहले इंसान को तो p मिलेगा, मतलब पहले इंसान को तो 160 रुपीज़ मिलेंगे, या उसका कोई गिफ्ट जो भी है उनका, ठीक है। A1 160 आ गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, हमें a पता है 160, हमें डिफरेंस पता है -20, क्या आप वैल्यूज़ पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल। A2 क्या होता है, a प्लस डी, a की वैल्यू है 160, डिफरेंस है -20, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे। अगर यहाँ 160 प्लस
-20 लिखते तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, फाइनली सीधा लिखा है। 120 A2 की वैल्यू आ गई, A3 इज इक्वल्स टू A + 2D। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। 160 - 2 × 20 हमारे पास आ गया 160 - 40 दैट इज़ 120। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो, सारी वैल्यूज़ निकाल के लिख लोगे ना। तो इसी तरह से हमारे पास A4, A5, A6 और A7 आ सकता है। यह आएगा 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ऑब्वियसली हमें बस 20 माइनस करना है। आप इस तरह से कर सकते हो। हमारे पास हमारी AP आ चुकी है। ये